नमस्कार, गुड इवनिंग। पर्सनल फाइनेंस शो मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं लोन मार्केट पर। कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए मुंबई स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बलवान जैन साहब, CFO अपनापैसा.com। बलवान साहब नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आइए बता देते हैं कैसे दर्शक पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप अपने प्रश्न हमें मेल और SMS के जरिए भेज सकते हैं। moniguru@zenetwork.com पर आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं। होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशनल लोन सेंट्रिक जो भी आपके सवाल हो वो आज इस लोन कार्यक्रम में पूछ सकते हैं। और SMS के जरिए अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो ये जरिया है, आप कर्ज लिखते हुए कंप्लीट डिटेल्स मेंशन कीजिएगा, अपने नाम, जहां से पूछ रहे हैं और प्रश्न के साथ। आइए सवाल जवाब के सिलसिले को हम शुरू करेंगे। पहला प्रश्न जो हम शामिल कर रहे हैं ये थाने से है। दिलीप खंडेलवाल साहब का ये प्रश्न है। दिलीप साहब ने जानना चाहा है, लोन ट्रांसफर पर इनका सवाल है। हमारे साथ इस समय लाइन पर मौजूद हैं और आइए इनका स्क्रीन पर एक बार सवाल लेते हैं, फिर हम इनसे चेक करेंगे। इन्होंने मेंशन किया है कि इनका भी फिलहाल जो रनिंग है होम लोन, इसको ये कैनरा बैंक में शिफ्ट करना चाह रहे हैं। आप हमें बताएंगे आपका भी फिलहाल दिलीप साहब कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है? दिलीप साहब आप लाइन पर हैं? दिलीप खंडेलवाल साहब, आपका जो होम लोन चल रहा है इसमें कितना भी आउटस्टैंडिंग है, कितना टेन्योर अभी बचा हुआ है? अलग अलग लाइन में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन समहाउ अगर ये स्विच करने का सोच रहे हैं बलवंत साहब, अगर हम नए बैंक की बात करें जहां पर ये स्विच करने का सोच रहे हैं, उसमें और जो एग्जिस्टिंग लेंडर है उसके रेट में कोई बहुत बड़ा खास अंतर नहीं है। ऐसे में अगर ये सोच रहे हैं तो किन लाइन्स पर इनको देखना चाहिए? इनका ये लोन भी फिक्स पर है, मतलब उसमें प्री पेमेंट चार्ज भी इन्वॉल्व है, तो इन दैट केस कैसे इसको एक्सप्लोर करें? देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि जो दिलीप जी का लोन जैसे आपने बताया कि फिक्स्ड रेट पे है, तो जब भी अगर रीपेमेंट करना चाहेंगे तो जो लेंडर है वो उनसे प्री पेमेंट पेनल्टी ले सकता है। जहाँ तक मेरे पास में जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से उन्होंने कैनरा बैंक से लोन लिया हुआ है। कैनरा बैंक 2.25% के आसपास प्री पेमेंट पेनल्टी लेती है, और जब और किसी जिसके पास जाएंगे तो वो प्रोसेसिंग फीस भी लेगा, तो 3.25% के आसपास चार्ज हो गया। और इनका जो आउटस्टैंडिंग है वो 13 लाख के आसपास है। तो एक तो 13 लाख का बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए आज की तारीख में कोई लेंडर नॉर्मली इजीली तैयार होता नहीं है, और जो कॉस्ट है 3.25% के आसपास, तो जितनी हैसल्स भी है ट्रांसफर करने के डॉक्यूमेंट शिफ्ट करने में, तो मेरे हिसाब से एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि जो दोनों लेंडर की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी फर्क जो है वो 0.25% का है। तो अगर आप मतलब वैसे फिक्स टर्म का है, इसके लिए ज्यादा कॉस्टली है। बाकी अगर फ्लोटिंग पे होता तो 0.5% के आसपास का कॉस्ट का डिफरेंस होता है। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में 0.5% से भी ज्यादा का डिफरेंस है तो मैं एडवाइज करता हूँ लोन शिफ्ट करने को। पर इस केस में मैं बोलूंगा कि ये शिफ्ट नहीं करें, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फर्क है वो 0.5% का ही है जी, डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। मोर ओवर आपका फिक्स पर भी है, तो फिक्स पर है तो फिर आपको प्री पेमेंट चार्जेस भी देने पड़ सकते हैं और नेक्स्ट लेंडर की प्रोसेसिंग फ़ी। तो इसको देखते हुए, इन पहलुओं को देखते हुए आपको राय दी गई है। अगला प्रश्न आइए शामिल करते हैं। अगला सवाल एसआर खान साहब की तरफ से है और इनका सवाल है एजुकेशनल लोन पर। ये अपनी बेटी के लिए उन्होंने मेंशन किया है, ये मेडिकल की स्टडीज़ के लिए एजुकेशनल लोन चाह रहे हैं। ये आपने लोन का मेंशन किया है 16 लाख का। ये कहाँ से कोर्स करना चाह रही हैं जो आपकी बेटी हैं? ये कहाँ कहीं अब्रॉड जाना चाह रही हैं क्या? MBBS के लिए है, और लगभग यहाँ पर 18 लाख के करीब फीस होगी। आपने किस कॉलेज का मेंशन किया है एसआर साहब? कहाँ से आप बता रहे हैं कोर्स करना चाह रहे हैं? पीपल्स मेडिकल कॉलेज भोपाल। ओके, वहाँ एडमिशन हो चुका है? नहीं, अगर अभी होगा, अभी मेरिट नहीं बनी है, एग्जाम तो हो गया नीट का। ओके, रिजल्ट अवेटेड है? क्वालिफाई कर लिया है। ओके, मेरिट नहीं बनाई है उन्होंने। जी, आप कुछ सिक्योरिटी के तौर पर बैंक को दे पाएंगे? दे सकते हैं, एग्रीकल्चर लैंड है सर। एग्रीकल्चर लैंड जी। उसके अलावा कुछ और? मकान भी है, 2-3 मकान है। ओके, वो कहाँ पर है? सिरोंज में ही है। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र में ही है। बलवंत साहब, आप इनको कैसे बताएंगे अगर इतने लोन की रिक्वायरमेंट है, ये कैसे इसको लेकर आगे मूव करें? क्योंकि लेंडर सिक्योरिटी भी देखना चाहेगा, इनको को बोरर भी बनाएगा, कैसे इसको मूव कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप कैसे आप समझाएंगे?
देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि एजुकेशन लोन के लिए अगर इंडिया में ही को जो अगर स्टडी करनी है तो नॉर्मली बैंक से वो 10 लाख तक का ही लोन देती है। इनको 16 लाख का लोन चाहिए तो ऊपर का 6 लाख उनको खुद को अरेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे बहुत सी PSU बैंक हैं, उनकी जो एप्लीकेशन फॉर्म्स वगैरह है वो ऑनलाइन है, वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जब अप्लाई करेंगे तब उनको जो कोर्स है उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी, उनकी जो बेसिक KYC की डिटेल्स वगैरह, प्लस उनको एक जहाँ पे एडमिशन हुआ है उसका प्रूफ देना पड़ेगा। तो ये जैसे बता रहे हैं कि मेरिट बनी है, जब तक कंफर्म एडमिशन नहीं होगा तब तक कोई भी लेंडर इनका जो एजुकेशन लोन है वो कंसीडर नहीं करेगा। इसके अलावा चूंकि 4 लाख तक तो जैसे बिना किसी सिक्योरिटी के एजुकेशन लोन मिल जाता है, इनको जैसे 10 लाख तक का लोन चाहिए तो इनको एक तो कोई ना कोई कोलेट्रल रखनी पड़ेगी। जैसे बता रहे हैं आपकी इनके पास में मकान वगैरह, तो वो मकान कोलेट्रल रख सकते हैं। इसके अलावा इनको वो को बोरोवर बना सकते हैं, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी सफिशिएंट इनकम हो लोन के अनुपात में, उनको वो को बोरोवर बनाना पड़ेगा। इसके अलावा जो इनकी डॉटर है उनको भी अपनी अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, उनकी जो फ्यूचर इनकम है वो लेंडर को असाइन करनी पड़ेगी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट वैसे 11% से 14% के आसपास है। मेरा सुझाव रहेगा कि ये जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर बैंक है या जहाँ ये बैंकिंग करते हैं, जिनके इनके बैंकिंग रिलेशन है, उनको अप्रोच करना चाहिए, तो उनको थोड़ा जल्दी प्रोसेस हो जाएगा। जी, जैसे यहाँ पर हम देखें इंडिया में स्टडीज़ के लिए 10 लाख तक का लोन पॉसिबल है, मैक्सिमम जो लिमिट है, अपर लिमिट यहाँ पर। और ये जो बता रहे थे सिक्योरिटी के तौर पर जो इनकी प्रॉपर्टी है वो रूरल बेल्ट में है, क्या उसको लेकर भी आगे मूव कर सकते हैं? मतलब उसको लेकर लेंडर्स क्या कंफर्टेबल रहते हैं? नहीं, अगर जहाँ तक जैसे उनके जो ऑनरशिप पे टाइटल्स वगैरह क्लियर है तो मेरे हिसाब से लेंडर को ज़्यादा हिचकिचाहट होनी नहीं चाहिए। और वैसे गवर्नमेंट के भी इंस्ट्रक्शंस है कि डिजर्विंग केसेस में एजुकेशन लोन में उतनी सख्ताई नहीं बरतनी चाहिए। तो अगर ये को बोरोवर या गारंटर दे सकते हैं और ये जो वैल्यू जो प्रॉपर्टी बता रहे हैं वो अगर कोलेट्रल रखने को तैयार है तो लोन मिलने में मेरे हिसाब से इनको कोई तकलीफ नहीं होगी। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो फीमेल स्टूडेंट्स है उनके लिए PSU बैंक्स 0.25% का इंटरेस्ट में सब्सिडी भी देती है। जी, तो इजी टर्म्स कंडीशंस पर मिलता भी है, उस तरह की स्कीम्स हैं। और फिर रीपेमेंट भी जो है वो भी उस तरह से आसान शर्तों पर रहती है। तो आप इसको प्रक्रिया को आगे मूव करें। SR खान साहब, और जो फीडबैक मिलता है आप शेयर कीजिएगा, हम इंतज़ार करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। आगे हम आज जिस लोन कार्यक्रम में कई और प्रश्न हैं उनको शामिल करेंगे। कुछ ही देर में हम लौट कर आते हैं। वेलकम बैक। आज हम बातचीत कर रहे हैं लोन मार्केट पर। कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बलवंत जैन साहब अपना पैसा से। और अगला प्रश्न आइए हम शामिल करेंगे। अगला सवाल जो ले रहे हैं ये सवाल कार लोन पर है, सेकंड हैंड कार लोन पर, जो कि प्री ओन कार सेगमेंट कहलाता है। ये सवाल अजय दत्त साहब की तरफ से है, मुंबई से। तो ये उस स्पेस में आगे बढ़ना चाह रहे हैं और फाइनेंसिंग के ऑप्शंस तलाश रहे हैं। बलवंत साहब, ये इनका सवाल है और ये जानना चाह रहे हैं कैसे इसको लेकर मूव करें। आप इनको कैसे बताएंगे इस स्पेस में जो ऑफर्स हैं इसमें किन किन फैक्टर्स को देखा जाता है? जनरली क्या जो कार का जो मॉडल है वो तो है ही, अगर बहुत ज़्यादा पुरानी व्हीकल है तो क्या वो फाइनेंस नहीं हो पाती है? कितना परसेंटेज तक फाइनेंस हो पाएगा, जो उसकी कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट होगी, आप कैसे इनको समझाएंगे? देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि यूज्ड कार का जो सेगमेंट है उसमें नॉर्मली वैसे ऐसा परसेप्शन है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा है। और वो परसेप्शन कुछ हद तक सही है, पर कुछ PSU बैंक्स हैं वो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देती है। और जहाँ तक एलिजिबिलिटी वगैरह का सवाल है तो जो आपकी जो एनुअल इनकम है उसका 2.5 से 3 गुना तक का आपको जो मिलेगा, पर वो भी रेस्ट्रिक्टेड रहेगा कि जो आपकी कार की वैल्यू है, जो लेंडर है वो इवेल्यूएट कराएगा, सेकेंड हैंड कार है तो उसका 80 से 90% तक का आपको जो वैल्यू आती है उसका लोन मिलेगा। जी, और जिस तरह से जो ऑफर्स आप बता रहे हैं जनरली एक जो हम देखें जब कंपैरिजन में एक नए व्हीकल के उसकी तुलना में सेकेंड हैंड में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसका आप मेंशन कर रहे थे वो कई सारे केसेस में ज़्यादा भी है, मतलब कुछ में ऑलमोस्ट उसके लेवल्स में हो। लेकिन अगर आप ओवरऑल मार्केट में देखें तो आप इस ट्रेंड को किस तरह से एनालाइज करना चाहेंगे?
नहीं, तो मैंने जैसे बताया कि बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा ही रहेगा, पर कुछ लेंडर है जो सेम रेट पे देते हैं, जो फर्स्ट हैंड कार है या सेकंड हैंड कार है, और कुछ लेंडर है वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज्यादा चार्ज करते हैं। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जो सेकंड हैंड कार का जो लोन का टेन्योर है वो निर्भर करेगा कार की कितनी लाइफ बची है। जो फर्स्ट हैंड कार है उसके लिए 7 साल तक का लोन मिलता है, तो अगर कार की अगर एज 4 साल हो गई है तो आपको जो लोन है वो 3 साल तक का ही मिलेगा। और जब आप कार लोन लेते हैं तो आप ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको कितना टेन्योर के लिए चाहिए, क्योंकि कार लोन में जो प्रीपेमेंट पेनल्टीज है वो बहुत स्टीप है। तो कई केसेज में क्या होता है, लोग कार बेच देते हैं तो या जल्दी रीपेमेंट करना चाहते हैं तो उनको अल्टीमेटली प्रीपेमेंट चार्जेस पेमेंट करना पड़ता है। तो आप पहले ये जरूर डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितना टेन्योर के लिए लोन लेना है। जी, तो इस तरह से आप इसको लेकर आगे बढ़िए। ये सेकंड हैंड जो कार मार्केट है उसके जो ऑफर्स भी रहे हैं जो इस समय मार्केट में है वो भी स्क्रीन पर हमने रन किए हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप इस पर कॉल ले सकते हैं। अगला प्रश्न आइए लेते हैं। ये सवाल आर के शर्मा साहब की तरफ से है और ये भी इनफैक्ट कार सेंट्रिक ही है, कार लोन सेंट्रिक। ये लखनऊ से जो सवाल है आर के शर्मा साहब ने जानना चाहा है, इनकी फाइनेंस्ड कार है और उसको ये अब बीच में ही बेचना चाह रहे हैं, उसको लेकर ही जानना चाहते हैं कैसे मूव करें। इनफैक्ट ये इनका सवाल है कि कार बेचते समय क्या लोन जो अब बाकी जो बकाया जो ड्यूज़ हैं क्या उसको वो ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो बलवंत साहब, क्योंकि इन्होंने फाइनेंस करवाया है और वो इनफैक्ट इनकी आरसी पर भी मेंशन होगा HP टू सो एंड सो बैंक जिससे इन्होंने फाइनेंस करवाया है, तो इसमें तो पहले तो इनको खुद ही इसको क्लियर करना पड़ेगा और आरसी से उसको वो जब तक हटेगा नहीं तब तक इनफैक्ट इसको सेल भी नहीं कर पाएंगे। सौरभ जी, ऐसा है कि जो लोन ट्रांसफर जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है, भले वो होम लोन हो या कार लोन हो, तो जो बोरोर है उसको पहले प्री पेमेंट करना पड़ेगा और उसके बाद ही वो कार को बेच सकता है। तो जैसे इनको भी बेचना है कार तो उनको प्री पेमेंट करना पड़ेगा और प्री पेमेंट पे पेनल्टी भी लगती है। तो उन्होंने जहां से लोन लिया है वो एग्रीमेंट बराबर चेक कर ले कि कितनी प्री पेमेंट पेनल्टी है, क्योंकि मैंने जैसे पहले ही बताया कि प्री कार लोन में 3 से 4% तक की प्री पेमेंट पेनल्टी होती है। और इसके अलावा मैं 1-2 चीजें और बताना चाहूंगा कि जब ये कार बेच रहे हैं तो ये इंश्योर जरूर कर ले कि जो रजिस्ट्रेशन आरटीओ का रिकॉर्ड में है ना, ये नाम चेंज हो जाता है, नहीं तो अगर कार मिसयूज हो गई तो इनको मुसीबत हो सकती है। और इसके अलावा दूसरी चीज जो ध्यान रखने जैसी है कि अगर इनका कोई क्लेम नहीं हुआ तो जो नो क्लेम बोनस मिलता है तो इनको इंश्योरेंस कंपनी से नो क्लेम बोनस का सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए। तो वो जब भी दूसरी नई कार खरीदेंगे तो उसमें इंश्योरेंस में उसको वो जो बोनस है डिस्काउंट मिल जाएगा। जी, तो इस तरह से आपके मूव कर सकते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे मूव आपको करना पड़ेगा। इनफैक्ट फॉर्म 35 भी जिस तरह से मेंशन किया गया है, तो आप इसको इस तरह से इस प्रक्रिया को लेकर आगे मूव करें। अगला प्रश्न सुमेश साहब की तरफ से है और इनका जो सवाल है, इन्होंने मेंशन किया है कि बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं और जो बिजनेस इन्होंने मेंशन किया है वो ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं। उसके लिए इनको लोन की रिक्वायरमेंट है और ये अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं, पूछ रहे हैं कैसे ये मूव कर सकते हैं। बलवंत साहब, आप इनको कैसे सुमेश जी को समझाएंगे? ये ऑनलाइन शॉपिंग स्पेस जो है ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, आगे इसमें काफ़ी पोटेंशियल है। इनका जो भी प्लान है, जो अपना इनका प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो ये रेडी करते हैं, इसको ये कैसे लेकर आगे मूव करें, किन किन पैरामीटर्स को देखें, क्योंकि लैंडर्स इसमें बहुत कुछ देखेंगे इसमें, क्योंकि कई बड़े प्लेयर्स हैं। ऐसे में इनका किस तरह का मॉडल है, ये क्या प्लान कर रहे हैं, उसका आगे किस तरह से उसमें प्रॉस्पेक्ट्स हैं, मतलब ये किन लाइंस पर इसको लेकर आगे मूव करें? देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि ये कोई भी लेंडर बिजनेस के लिए लोन देगा तो वो पहले जरूर इंश्योर करना चाहेगा कि बोरोर है उसका रिलेवेंट एक्सपीरियंस है कि नहीं है। और चूंकि ये ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो उसमें वो ये भी जानना चाहेगा कि जिसमें जो टेक्निकल नॉलेज है वो टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए इनके पास में लोग हैं या नहीं है। तो मेरा सुझाव रहेगा कि ये इनको लोन लेने के लिए अप्रोच करने के पहले कोई भी प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट या जो भी व्यक्ति हेल्प कर सकता है उनको प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह बनाने में, तो उसकी मदद लेनी चाहिए और उनकी मदद से ही बैंक को अप्रोच करना चाहिए। क्योंकि जो प्रोफेशनल व्यक्ति है वो जो बैंक को जो रेशियो वगैरह चाहिए या जो प्रोजेक्शंस हैं कि ये कितने साल में क्या कमाएगा, लोन का रीपेमेंट वगैरह कैसे होगा, तो वो प्रोफेशनल आदमी ही बना सकता है। जो लेमैन है उसके बस की चीज नहीं है। जी, ये इनफैक्ट इस तरह से बढ़ सकते हैं। ये कुछ सिक्योर्ड, जिस तरह से बलवंत साहब इनके पास लोन है, कुछ उस तरह से सिक्योर्ड किसी प्रोडक्ट के अगेंस्ट
भी मतलब इसको लेकर आगे मूव कर सकते हैं उसके अगेंस्ट? बाकी एक तो प्लान तो रेडी करना ही है, लेकिन ये लेंडर को और क्या कुछ दिखा सकते हैं? क्या कुछ प्रॉपर्टी अगर है तो उसके अगेंस्ट भी मूव कर सकते हैं? क्या सिक्योर्ड प्रोडक्ट कोई है? मतलब कैसे आप इस लाइन पे इनको बताएंगे? नहीं, ऐसा है सौरभ जी कि नॉर्मली जो बैंक बिजनेस लोन वगैरह देती है तो जो बोरोर है उससे वो इंसिस्ट करते हैं कि उनके पास कोई ना कोई सिक्योरिटी हो, तो वो कोलेट्रल रखे। बिना कोलेट्रल के उनको लोन मिलना मुश्किल है। तो अगर इनके पास घर वगैरह कुछ अगर कोलेट्रल रखने के लिए है तो बैंक को थोड़ा कंफर्ट लेवल आ जाता है और इनकी भी इक्विटी आ जाती है कि भाई उन्होंने अपना घर भी गिरवी रख के रखा है, तो बैंक से लोन मिलने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। जी, बाकी कुछ डिटेल्स स्क्रीन पर भी रही हैं जिस पर आप नज़र रख सकते हैं और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। आज लोन मार्केट पर बातचीत हो रही है। आपके जहन में प्रश्न हो या सुझाव हो इस कार्यक्रम के लिए, कैसे इसको और इन्फॉर्मेटिव बनाया जाए, तो आप अपने प्रश्न और सुझाव हमें मेल और SMS के जरिए भेज सकते हैं। डिटेल स्क्रीन पर हैं। हम आखिरी सेगमेंट के साथ जल्दी लौट कर आएंगे। वेलकम बैक। ये लास्ट सेगमेंट और आइए कुछ और प्रश्नों को अब शामिल करते हैं। अगला सवाल बेंगलुरु से संध्या जी की तरफ से है। ये सवाल होम लोन पर है और आइए डिटेल्स एक बार चेक करते हैं। इन्होंने मेंशन किया है इनको होम लोन की रिक्वायरमेंट है। जो प्रॉपर्टी की कॉस्ट है वो अराउंड अबाउट 52 लाख है और इनको होम लोन ये मेंशन कर रहे हैं 50 लाख के करीब का चाहिए। बलवंत साहब, आप कैसे इस पहलू को देखेंगे? दो इसके अंदर एंगल्स। एक तो जो प्रॉपर्टी की कॉस्ट है क्योंकि 20 लाख प्लस है तो उसमें 80% तक जनरली जो फाइनेंसिंग रहती है, लेकिन दूसरी तरफ इनकी आय भी है जो एनुअल आय मेंशन कर रहे हैं जिसका 40-45% तक बैंकर्स कंफर्टेबल रहते हैं। तो जब दोनों को आप देखते हैं तो फिर इनको किस तरह से इनकी आप एलिजिबिलिटी देखेंगे? देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि जैसे आपने बताया कि जो होम लोन कितना मिलेगा वो दो चीज़ पर निर्भर करता है। एक तो जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है और जो आपकी इनकम है। तो आपकी जो इनकम का तो जैसे आपका 4 गुना 4-4.5 गुना है, तो मेरे हिसाब से मेरे पास जो डिटेल है उनकी 4.5 लाख की इनकम है तो उनको 20 लाख तक के आसपास का लोन मिल सकता है मैक्सिमम। भले प्रॉपर्टी की वैल्यू 52 लाख है तो 52 लाख के हिसाब से तो उनको 80% तक का लोन मिल सकता है, मिलना चाहिए। पर लेंडर लोन देने के पहले यह जरूर डिटरमाइन करेगा कि उसकी बोरोवर की लोन सर्विस करने की क्या कैपेसिटी, और वो लोन सर्विस करने की कैपेसिटी वो इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है। तो उनकी जो एलिजिबिलिटी है वो 18 से 20 लाख के आसपास है और वो जो 80% है वो सिर्फ प्रॉपर्टी की बेस कॉस्ट है। तो जैसे जो स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन है उसका वो कंसीडर नहीं कर सकती आरबीआई की जो रिसेंट सर्कुलर है उसके हिसाब से। और उनकी शायद एक और ये क्वेरी थी कि ये रहती और कहीं पे और उनको जो होम लोन वो जो जगह है वो दूसरी जगह खरीदनी है। तो मेरा सुझाव रहेगा कि ये जिस बैंक की दोनों जगह पे ब्रांच हो उनको अप्रोच करना चाहिए, तो वो जो लोन की सर्विसिंग वगैरह में भी इनको सहूलियत हो जाएगी। जी, तो ये रीपेइंग कैपेसिटी भी देखी जाएगी और इसके अकॉर्डिंगली अगर आप जॉइंटली मूव कर सकें किसी के साथ तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। इस स्पेसिफिक जिस तरह से क्वेरी है इसके अकॉर्डिंगली। आइए अब हम आखिरी प्रश्न शामिल करते हैं और लास्ट क्वेरी जो हम इंक्लूड कर रहे हैं, आइए उसको स्क्रीन पर लेते हैं। ये सवाल जो है ये पूछने के लिए हमारे साथ मिस्टर शर्मा इस समय लाइन पर हैं और इनका सवाल है पर्सनल लोन पर। मिस्टर शर्मा, आपने जानना चाहा पर्सनल लोन और आपने बताया आप खुद ट्रैवल बिजनेस में हैं पिछले 10 साल से, तो इस पर्सनल लोन को आप बिजनेस एक्सपेंशन के लिए क्यों यूज करना चाहते हैं? ये तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। पर्सनल लोन का रिक्वायरमेंट है तो क्या मुझे पर्सनल लोन मिल पाएगा? आपने कहीं ट्राई किया, अभी किसी बैंक को अप्रोच किया? सर मैंने स्टेट बैंक में ट्राई किया था, बैतूल नियर ब्रांच में, एमपी में। आपका वहां पर अकाउंट है? हाँ सर, अकाउंट है मेरा, बहुत पुराना अकाउंट है, 10 साल हो गया। आपको राय दिलवाते हैं क्योंकि बलवंत साहब ये अगर बिजनेस के लिए सोच रहे हैं तो कारोबार में अगर विस्तार करना है और पर्सनल लोन लेंगे तो वो उसका तो काफी एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन होगा। देखिए ऐसा है, पर्सनल लोन वैसे भी बहुत जितना होम लोन वगैरह सरलता से मिलता है उतना सरलता से मिलता नहीं है और वो लेंडर नॉर्मली जो सैलरीड लोग हैं उनको ही देना प्रेफर करते हैं। जो सेल्फ एम्प्लॉयड है अगर प्रोफेशनल है तो मिलता है, बाकी बिजनेस वालों को लेंडर इतना जल्दी से देते नहीं है। परंतु चूंकि उनको बिजनेस के लिए लोन चाहिए तो मेरा सुझाव रहेगा कि अगर इनके पास रखने के लिए कोई सिक्योरिटी वगैरह हो, जैसे शेयर्स है, यूनिट्स है या बैंक एफडी है, या अगर इवन घर के सामने भी लोन लेवे तो वो सस्ता पड़ेगा और
बैंक को भी थोड़ा ज़्यादा कंफर्ट होता है, क्योंकि बैंक के पास सिक्योरिटी होती है। और पर्सनल लोन के केस में एकदम अनसिक्योर्ड लोन है, तो लेंडर भी इतना कंफर्टेबल नहीं होता है। तो ये जहाँ पे बता रहे हैं कि स्टेट बैंक में इनका अकाउंट है, तो स्टेट बैंक को अप्रोच करना चाहिए और उनसे बताना चाहिए कि क्या सिक्योरिटी वो ऑफर कर सकते हैं। जी, तो इस तरह से पर्सनल लोन वैसे भी उसको लेकर लेंडर्स काफ़ी केयरफुली संभल कर आजकल आगे बढ़ रहे हैं, और मोर वैसे भी आपके जिस तरह से रिक्वायरमेंट है उसके लिए काफ़ी महंगा साबित हो सकता है। तो दूसरी लाइन्स अगर आप सोचें वो आपके लिए बेहतर होगा। समय इतना ही था, प्रश्न कई और थे, लेकिन आज शो यहीं पर वाइंड अप करेंगे। बलवंत जैन साहब, शुक्रिया अपने व्यूज शेयर करने के लिए, कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए। थैंक यू सर। और दर्शकों का भी शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। इस पर्सनल फाइनेंस शो में कल हाजिर होंगे तो जायजा इंश्योरेंस मार्केट का। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।